हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो हम इस सीरीज़ के अंदर आज पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। सबसे पहले तो आप एक ओवरव्यू जान लीजिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले राजस्थान की मृदा, सॉइल्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हमको सॉइल पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में सॉइल क्या होती है। तो देखिए, एक अमेरिकन वैज्ञानिक है जिनका नाम है सेनेट। सेनेट ने क्या कहा है सॉइल के बारे में कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों व वनस्पतियों के योग से बनती है। देखिए क्या कह रहे हैं कि मृदा क्या है। क्या है मृदा? मृदा क्या है? भूपृष्ठ। ये क्या है हमारा? भूपृष्ठ। ये जो भूपृष्ठ है हमारा, उसके ऊपर जो असंगठित पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन से असंगठित पदार्थ? दो असंगठित पदार्थ के योग से बनी है। असंगठित पदार्थ में एक तो मूल चट्टानें हैं और दूसरी वनस्पतियां। तो ये हमारी क्या हो गई? मूल चट्टानें हो गई और दूसरी क्या हो गई? हमारी वनस्पतियां। ये वनस्पतियां लीजिए। इन दोनों चीज़ों से मिलके क्या बनती है? हमारी मृदा बनती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? हमारे सेनेट ने ये डेफिनेशन दी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। मिट्टी के निर्माण में उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां और समय, ये सब क्या करती है? मिट्टी को प्रभावित करती है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेगी अगर हम इसको पूरा तरीके से देखना चाहें तो इसको अब जलवायु प्रभावित करेगा, उसके बाद इसका उच्चावच रिलीफ्स प्रभावित करेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां यानी नेचुरल वेजिटेशन इसको प्रभावित करेंगे, और टाइम, उसका क्या समय है, उसके अकॉर्डिंग मिट्टी के जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो चेंज होती जाती है। जैसे कि जो न्यू मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, धीरे धीरे पार्टिकल्स की साइज छोटी होती जाती है। तो समय के साथ मिट्टी के कणों का साइज कैसा होता है? कणों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समय भी मृदा को प्रभावित करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद सबसे पहले मिट्टियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? पेडोलॉजी। मिट्टियों के अध्ययन को बोलते हैं मृदा विज्ञान। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उसके बाद विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात सुनिए। यहाँ तक हमारा सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसमें से क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए अब आप ध्यान से पढ़िएगा। और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम आने वाली जो टॉपिक है इसकी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मृदा में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, पूरे टॉपिक में हम 2 पार्ट्स में ये टॉपिक विभाजित किया जा रहा है। कौन सा पार्ट होगा? दो भागों में टॉपिक को बांट के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा हमारा? मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम मृदा की समस्याएं। दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे हम? मृदा की समस्या। इस तरीके से हम इस पूरे भाग मतलब इस पूरे वीडियो को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम मृदा की समस्याएं पढ़ेंगे। आप जब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस वर्गीकरण को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे आगे। कौन कौन से तरीके से पढ़ेंगे?
एक पढ़ेंगे हम यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार, जिन्होंने मृदा को 5 भागों में बांट के बताया है, या इसके 5 तरीके बताए हैं। किसके आधार पर बताए इन्होंने? कणों के आकार के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा? जो हमारा कृषि विभाग ने किया है। और कृषि विभाग ने टोटल 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये हम उसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया है वो पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी भौगोलिक आधार पर जो हम पढ़ेंगे उसके आधार पर पढ़ेंगे, जिसके हम 10 प्रकार से सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे। ये किस आधार पे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम जलवायु के आधार पर, कैसे पार्टिकल्स बन गए सॉइल के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उच्चावच के आधार पर कैसे सॉइल्स के पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, इन सब के आधार पर हम कहाँ पढ़ेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम मृदा के 2 भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मृदा का वर्गीकरण हम 3 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले यूएसडी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मृदा 5 प्रकार की बताई गई है या 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। दूसरे में हम कृषि विभाग के अनुसार पढ़ेंगे, राजस्थान के, जो 14 प्रकार की बताई गई है। तीसरे में हम भौगोलिक आधार पे पढ़ेंगे, जो 10 प्रकार की बताई गई है। इसके बाद हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे पार्ट पर चलेंगे। अब देखिए हम दूसरे पार्ट पर क्या पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट पे हम पढ़ेंगे मृदा की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे ही ये पार्ट खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि मृदा की क्या क्या समस्या हो सकती है, जैसे कि अपरदन हो गया है। ठीक है, अपरदन से क्या होता है? जलीय अपरदन, वायु अपरदन। ये अपरदन के 2 प्रकार पढ़ेंगे फिर आप आगे, कि जलीय अपरदन क्या है। ठीक है, वायु अपरदन। ठीक है, तो और ऐसी हम बहुत सी और समस्याएं पढ़ेंगे, वो हम जब ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम वहाँ चलेंगे, देन हम सारी मृदा की समस्याएं पढ़ते चलेंगे कि सेम की समस्या क्या होती है, क्षारीयता क्या होती है, मरुस्थलीकरण क्या है। वो सब हम इस वाले पार्ट को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम अब मृदा का प्रकार पढ़ लेते हैं। मृदा का प्रकार पढ़ने से पहले हम आप एक चीज़ देखी है कि आप जब भी सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का। तो अगर आप हमारा राजस्थान, अगर हम राजस्थान के हिसाब से देखें तो देखिए, क्या है। सबसे पहले देखो, राज्य में मिट्टी की उर्वरकता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ये कौन सी डायरेक्शन है? हमारी वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम दिशा। ये कौन सी डायरेक्शन है? हमारी पूर्वी डायरेक्शन, यानी ईस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए कि जब भी हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो सॉइल की जो उर्वरकता होगी, जो हमारी फर्टिलिटी होगी, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी। और इधर जाते 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 आपको कौन सी सॉइल देखने को मिल जाएगी? एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है हमारे। तो यहाँ पर तो एकदम कम फर्टिलिटी है, यहाँ पर एकदम ज़्यादा फर्टिलिटी है। तो आप जब भी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कहीं पर भी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट देखने को मिले तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ओके,
देखिए हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि अंतर्राष्ट्रीय में हम यूएसडीए के बारे में पढ़ रहे थे कि यूएसडीए के अनुसार 5 प्रकार की हो जाएगी। फिर कृषि विभाग के अनुसार पढ़ रहे थे जिसमें 14 प्रकार की है। भौगोलिक आधार पे पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने 10 प्रकार की बात की थी। अब ये जो आपके प्रकार है वो मैं पहले एक एक पढ़ा देती हूँ, फिर हम इसको रिविज़न करते हुए आएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट के अंदर इसका ओके। सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ये हम भौगोलिक आधार पर पढ़ रहे हैं। भौगोलिक आधार पर ओके। तो देखिए भौगोलिक आधार पर हम टोटल कितनी मृदाएं पढ़ने वाले हैं, 10 प्रकार की मृदा पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको कभी भी रटना नहीं है, अगर समझते हुए पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कौन सी मृदा होगी, हमारी रेतीली मृदा, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ सैंडी सॉइल। उसके बाद आ जाएगी हमारी भूरी रेतीली मृदा, ब्राउन सैंडी सॉइल। उसके बाद में आ जाएगी हमारी भूरी मृदा यानी ब्राउन सॉइल। उसके बाद अब आप जो याद करेंगे वो अच्छे से याद कीजिएगा, इससे बहुत से क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी भी रिसेंट एग्जाम्स में ये जो लाल पीली मृदा है इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये सिर्फ आप इनके जिले याद रख लेंगे तो आप उस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए उसके बाद कौन सी मृदा आएगी हमारी, अजमेर सवाई माधोपुर जयपुर इस तरफ सर में भीलवाड़ा वगैरह में कौन सी मृदा है, हमारी लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। उसके बाद हमारी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नीचे प्रतापगढ़ यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी, हमारी लाल काली मृदा, रेड ब्लैक सॉइल, ठीक है। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारी कौन सी सॉइल मिल रही है, नीचे लाल लोमी मृदा, रेड लोमी सॉइल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी मध्य काली मृदा यानी हमारी कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल। उसके बाद हमारी कौन सी मृदा पढ़ेंगे हम, अलूवियल सॉइल यानी कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। फिर हम कौन सी पढ़ेंगे, लवणीय यानी सैलाइन सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा यानी माउंटेनियस सॉइल। ये सब सॉइल्स हम पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर। राजस्थान के जो भौगोलिक आधार है उसके आधार पर जिस जिस तरीके की सॉइल मिल रही है उसको हमने विभाजित किस तरीके से किया है, एक बार फिर से देख लो। डेजर्ट के अंदर कौन सी सॉइल मिल रही है, पूरे पश्चिम इलाके में रेतीली सॉइल मिल रही है। फिर आप अरावली ड्रॉ कीजिए, अरावली के वेस्ट में यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, लूनी, तो लूनी के बेसिन में कौन सी मिलेगी, हमारी ब्राउन सैंडी सॉइल, भूरी रेतीली मृदा। फिर यहाँ पर इसके ईस्ट में यानी पूर्वी भाग में यहाँ कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको, बनास, बनास में कौन सी मिलेगी आपको, भूरी मृदा, ठीक है। बनास में भूरी मृदा के बाद उसके आप थोड़ा नीचे जाइए तो आपको कौन सी मृदा मिलेगी, लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। फिर उसके थोड़ा और नीचे जाइए तो आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, लाल काली मृदा, रेड ब्लैक सॉइल। और हमारे राजस्थान के सर्दर्न मोस्ट पार्ट में दक्षिणतम भाग में कौन सी देखने को मिलेगी आपको, लाल लूमी मृदा, रेड लोमी सॉइल, ठीक है। फिर आप अपने हाड़ौती के पठार पर आइए, यहाँ पर आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, मध्य काली मृदा, रेड सॉरी ब्लैक सॉइल। और जो हमारे अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है वो कैसा है, हमारा जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है यानी अलूवियल सॉइल मिलती है। और जो हमारा ऊपर है जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है उस एरिया में कौन से मृदा का विकास हुआ है, अब लवणीय मृदा का। और जो हमारी अरावली है उसके नीचे वाले जो भाग है यहाँ पे इसकी जो फुट हिल्स है यहाँ पर कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी आपको, पर्वतीय मृदा। तो अब हम इन 10 सॉइल आपको इनकी लोकेशन, आपको इनके क्षेत्र याद हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसको अलग अलग से कि किस सॉइल के क्या विशेषता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इन सब के आधार पर, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं एक एक सॉइल को। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कौन सी सॉइल पढ़ेंगे, कौन सी मृदा पढ़ेंगे, रेतीली बालुई मृदा।
इसी मृदा को क्या कहते हैं हम? मरुस्थलीय मृदा यानी सैंडी सॉइल। ठीक है, आपको लोकेशन याद हो गई होगी, कौन सा पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं हम इसके अंदर? ये वाला हिस्सा, राजस्थान का ये वाला हिस्सा, जहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? रेतीली मृदा। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका सबसे पहले तो इसका उपनाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मिट्टी है इसका उपनाम जो है ये कौन सी मिट्टी है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चंस में कि इस पूरी सॉइल के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे और आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी सॉइल है। तो आप देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इसका उपनाम क्या है? शुष्क मिट्टी कहते हैं इसको, प्यासी मिट्टी कहते हैं। शुष्क मिट्टी कहते हैं और प्यासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका निर्माण कैसा हुआ है? इसका निर्माण हुआ है बालू रेत से निर्मित होती है, जो पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। सबसे पहले यहाँ पे कोई बालू का स्तूप होता है, पवनें चलती है और एक जगह से दूसरी तरफ क्या होती जाती है? स्थानांतरित होती जाती है, और स्थानांतरण की वजह से ही रेत का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ विस्तार किया गया है इसका। तो राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है तथा राज्य के सबसे अधिक लगभग 2/3 भाग पर फैली हुई है। अब देख पा रहे हैं कम से कम हमारा जो राजस्थान उसके 2/3 भाग पर कौन सी मृदा फैली हुई है? रेतीली मृदा। तो हमारे भौगोलिक दृष्टि के आधार पर राजस्थान में जो मृदा सबसे ज़्यादा पाई जा रही है वो कौन सी मृदा है? हमारी रेतीली मृदा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, अब हम इसकी विशेषता देखेंगे कि इस सॉइल में कितने कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, इसमें किसकी अधिकता है, इसमें किसकी कमी है, इसमें क्या उगाया जाता है, और ये किस किस जिलों में फैली हुई है। तो देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है इसमें। ठीक है, अगर नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व ही कम है तो यहाँ की फर्टिलिटी भी बिल्कुल कम होगी, ये उपजाऊ नहीं होगी भूमि। फिर है कैल्शियम और फॉस्फोरस की अधिकता से ये मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन और कार्बोनेट तत्वों की कमी हो गई है। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, इस वजह से ये इनफर्टाइल सॉइल बन गई है। अगर कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा है तो वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद इसमें मोटे कण होने के कारण इसकी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी सामर्थ्य कम होता है। यानी आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? इसका कम होता है। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? कि जो पानी को अवशोषित करने की जो इसकी क्षमता है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो इसकी आपने 3 विशेषताएं पढ़ ली है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली विशेषता में हमने क्या पढ़ा कि इसमें नाइट्रोजन का और कार्बनिक तत्वों की क्या है? इसमें कमी है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता पाई जा रही है, और इसकी जो कण है वो कैसे हैं? हमारे बड़े हैं। अगर किसी भी मिट्टी के कण बड़े होंगे तो इसमें पानी रुकेगा नहीं और बहकर नीचे चला जाएगा। इस तरीके से कण मोटे हैं, पानी नहीं रुका, नीचे चला गया। तो जैसे ही पानी नहीं रोका, पानी अवशोषित करने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई, तो इसकी आर्द्रता जो सामर्थ्य है वो भी क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या क्या उत्पादित किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बारानी कृषि के अंदर जो भी फसलें हम उत्पादित करते हैं वो सब इस रेतीली मृदा के अंदर उत्पादित किया जाता है। बारानी कृषि का मतलब क्या होता है? बारानी कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जो हम वर्षा के अनुसार करते हैं, जो वर्षा के जल के ऊपर निर्भर करती है, उस कृषि को क्या बोलते हैं हम? बारानी कृषि कहते हैं। यानी वर्षा आधारित कृषि ही क्या है? हमारी बारानी कृषि है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बाजरा। तो बाजरे के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होगी आपको? बाजरे के लिए आपको जिस मृदा की आवश्यकता होगी वो होगी हमारी रेतीली मृदा, सैंडी सॉइल। ठीक है, मूंग मोट उगा लेंगे, गंवार उगा लेंगे और चना उगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके ज़िले, आपको पता चल गया कि जो हमारा राजस्थान है उसकी जो पश्चिमी दिशा के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है और अधिकतर 2/3 भाग के ऊपर ये मृदा पाई जाती है। और इसके ज़िले कौन से होंगे? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, फालोदी है, बीकानेर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, पाली है और नागौर है। तो इन सभी जगह कौन सी मृदा पाई जा रही है? आपकी रेतीली मृदा पाई जा रही है। ठीक है,
समझ आया होगा आपको। ओके, अब देखिए इसी में ही, अभी जो रेतीली मृदा होती है ना हमारी, ये भी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है लाल रेतीली मृदा, जिसका रंग थोड़ा लाल होता है। वो मृदा कैसी है हमारी? लाल, लाल रेतीली मृदा, यानी रेड सैंडी सॉइल। ठीक है। उसके बाद है हमारी खारी मृदा, यानी सलाइन सॉइल। उसके बाद है हमारी पीली भूरी मृदा, यानी येलो ब्राउन सॉइल। तो ये 3 तरीके की सॉइल है, कौन सी? खुद ही ये बालू का, मतलब रेतीली मृदा। सैंडी सॉइल कितने तरीके की होती है? सैंडी सॉइल 3 तरीके की होती है। सबसे पहले लाल रेतीली मृदा, उसके बाद खारी मृदा, फिर पीली भूरी मृदा। समझ आ रहा होगा? ठीक है। तो देखिए अब हम कौन सी मृदा पढ़ेंगे? हम लाल लाल रेतीली मृदा पढ़ेंगे कि जल सोखने की क्षमता अन्य रेतीली मृदा से अधिक होती है। यानी जो जल का अवशोषण है, ये मृदा अदर मृदा से, यानी इन दोनों मृदा से ये जो मृदा है वो जल का अवशोषण ज़्यादा कर सकती है। ठीक है। और ये मुख्यतः किन जिलों में पाई जा रही है? जोधपुर है, पाली है, नागौर है, जालोर है, डीडवाना, कुचामन है। तो इन जिलों में ये मृदा पाई जा रही है। कौन सी है? जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। और पाई कहाँ जा रही है? जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, इन सभी जगहों पर ये मृदा पाई जा रही है। कौन सी? लाल रेतीली मृदा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सलाइन सॉइल, यानी खारी मृदा। खारी मृदा में क्या होता है? इसमें लवणों की अधिकता पाई जाती है, यानी इसमें जो सॉल्ट है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें लवण ज़्यादा पाए जाते हैं इस मृदा के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है। अगर वहाँ पर लवणता की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कृषि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मृदा अवरोधी घास ही उगाई जाती है। ऐसी कोई मतलब यहाँ पर क्या उगाया जा सकता है? सिर्फ जो मृदा को अवरोध कर सके, यानी ये जो हमारी सॉइल है ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर ना जाए, तो यहाँ पर कुछ घासें उगा दी जाती है। ठीक है। तो इस मृदा में सिर्फ क्या उगाया जा सकता है? मृदा अवरोधी घास ही उगाई जा सकती है। अब ये किन जिले में मिल रही है? जैसलमेर है, बाड़मेर, बालोतरा, इन जिलों में कौन सी मिलेगी? हमारी खारी मृदा पाई जाएगी, जो रेतीली मृदा का एक प्रकार है। ठीक है। तीसरा देखिए पीली भूरी मृदा, यानी येलो ब्राउन सॉइल। इसके अंदर क्या होगा? इस मृदा में गहराई पर चूने का जमाव पाया जाता है। यानी जो ये मृदा होती है इसके नीचे, यानी गहराई पर किसका जमाव पाया जाएगा? आपके चूने का जमाव पाया जाएगा। ठीक है। इसलिए इस मृदा को क्या बोलते हैं आप? स्टेपी मिट्टी, यानी स्टेपी सॉइल, स्टेपी सॉइल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेपी सॉइल किसे कहते हैं? तो पीली भूरी मृदा को स्टेपी सॉइल कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? चूने का जमाव पाया जाता है। ठीक है। और ये मुख्यतः, इसके जिले याद रखिए, लगातार पूछे जा रहे हैं, PYQs आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि ये जो सॉइल है वो कहाँ मिल रही है? आपकी नागौर और पाली में। ठीक है। इस मृदा में गहराई में चूना पाया जाता है, इसको स्टेपी सॉइल कहते हैं, और ये नागौर और पाली में मिलती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो कौन सी हमारी पहली मिट्टी या हमारी जो पहली मृदा है वो खत्म कर ली है, और वो कौन सी थी? हमारी रेतीली मृदा। ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखिए हमने पहले, अब आप जब अगली 2 मृदाएं पढ़ें तो उससे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी जो अरावली है उसके पश्चिम में कौन सी नदी है? हमारी लूनी। ठीक है। इस लूनी नदी में तो कौन सी पाई जाएगी? भूरी रेतीली। दूसरी कौन सी है? हमारी बनास, जो कहाँ पर है? आपके अरावली के पूर्व में स्थित है। और इसमें कौन सी पाई जाएगी? सिर्फ भूरी मृदा। यहाँ पर भूरी, साथ में रेतीली, भूरी, ठीक है, साथ में रेतीली, यहाँ पर सिर्फ भूरी मृदा। तो आपसे सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भूरी रेतीली मृदा है वो कौन से नदी के बेसिन में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? लूनी नदी के बेसिन में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भूरी मृदा कौन सी नदी के बेसिन में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? बनास नदी के बेसिन में पाई जाती है। ठीक है। ओके,
देन हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी है हमारी भूरी मृदा। भूरी मृदा का नाम क्या है देखिए, ग्रे पेंटेड कहते हैं इसको, सिरोजम कहते हैं और धूसर मरुस्थली मृदा भी कहते हैं। ग्रे पेंटेड कहते हैं, सिरोजम कहते हैं और दूसर मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ग्रे पेंटेड मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इस मिट्टी के क्षेत्र में छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं। मतलब ये जो सॉइल है इसके बीच में छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं और इस टीले के कारण इस मिट्टी को क्या कहा जा रहा है आपका, ग्रे पेंटेड, ग्रे पेंटेड मृदा। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। उसके बाद इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो बालू रेत से निर्मित होती है जो अरावली के सहारे, मैंने बताया था पश्चिम में पाई जाती है। और पश्चिम में कौन सी नदी है अरावली के, लूनी नदी है, तो ये लूनी नदी के बेसिन में पाए जाने वाली मृदा है। उसके बाद आप देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, ये हमें नाम से पता चल रहा है कि भूरी रेतीली मृदा, तो इसका रंग भी कैसा होगा, भूरा होगा। नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, उपजाऊपन जो होता है इस मिट्टी का बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इस मिट्टी में क्या क्या उत्पादित किया जा रहा है, जवार, बाजरा, मूंग, मोठ, जीरा और ईसबगोल। और आप इस ईसबगोल को अच्छे से याद रखिए कि क्या किया जा रहा है आपका, ईसबगोल। ठीक है, ईसबगोल को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ईसबगोल कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, वो है हमारी भूरी रेतीली मृदा। उसमें किसका क्या उत्पादित किया जा रहा है, आपके ईसबगोल। इसके जिले देखिए, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सिरोही, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये सब इन सब जिलों में कौन सी मृदा पाई जा रही है आप लोगों के, भूरी रेतीली मृदा, जो अरावली के पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो हमने हमारी दूसरी मृदा भी खत्म कर ली है। अब हमारी तीसरी मृदा देखिए, कौन सी मृदा है तीसरी, ब्राउन सॉइल यानी भूरी मिट्टी। अब सबसे पहले इस भूरी मिट्टी का आप क्षेत्र देखिए, हमने पहले भी देखा था, अरावली के पश्चिम में तो भूरी रेतीली मृदा, और बेसिन कौन सा है इसका, लूनी। और अरावली के पूर्व में जहाँ पर बनास है, इस बनास के अंदर कौन सी है, भूरी मृदा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि पश्चिम और पूर्व में कौन सी नदी के बेसिन में और कौन सी मृदा मिल रही है। ठीक है, अब देखिए भूरी मिट्टी, यह मिट्टी अरावली के पूर्वी भाग में स्थित बनास नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या उत्पादित किया जा रहा है, नदी बेसिन की मिट्टी होने से कृषि उपयोगी होती है, क्योंकि मतलब रिवर यानी जो हमारी नदी है उसका बेसिन है, तो ये मिट्टी उपजाऊ हुई तो यहाँ पर क्या की जा सकती है, हमारी खेती की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके जिले कौन कौन से हैं, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। एकदम जो हमारे पूर्वी भाग वाले हैं जिले अरावली के, वो सब कौन से जिले आ जाएंगे जहाँ पर हमारी भूरी मिट्टी पाएगी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है, अब हमारी चौथी मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी, और इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, अभी इसमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में सबसे पहले इसका निर्माण ही बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी से ही सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये मिट्टी ग्रेनाइट सिस्ट और सिस्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट, सिस्ट और सिस, ठीक है, के विखंडन से निर्मित होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, इस मृदा का लाल रंग लोह अंश के कारण दिखाई देता है, लेकिन जल की अवशोषित यानी जल को अवशोषित करने पर यह पीली दिखाई देती है। सबसे पहले हमने क्या बोला, लाल और पीली दो नाम लिए, तो लाल रंग तो इसका जो लाल रंग है वो तो किसके कारण है, लोह अंश के कारण है। लेकिन जब ये मिट्टी में जो पानी है यानी जो जल है हमारा
उसका अवशोषण होता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है हमारा, पीला। तो इसी कारण इस मिट्टी का नाम क्या पड़ा है हमारा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है। उसके बाद है इसमें नाइट्रोजन कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा लोहे ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे लोहे ऑक्साइड हमको पता है सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। फिर इसमें क्या उत्पादित किया जा रहा है, मूंगफली, कपास और जवार उत्पादित किया जा रहा है। आप खास तौर पर मूंगफली और कपास को याद कर लीजिए, यानी ग्राउंडनट एंड कॉटन मोस्टली यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद हम पांचवी सॉइल पढ़ेंगे, कौन सी है हमारी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। सबसे पहले इसका उपनाम इंपॉर्टेंट है, लाल धूसर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। देखिए अब जो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिण अरावली के लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है। अब आप एक बार फिर से देखिए क्या कहना चाहते हैं ये, लाल, अगर हमने अब सबसे पहले इनके एरिया स्पेसिफाइड पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे है हमारा डूंगरपुर पांसवाड़ा, यहाँ पे हमको बता है लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और जो हमारा हाड़ौती का पठार है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, हमारी काली मृदा पाई जाती है। और जो ये वाला बेल्ट है हमारा, बिल्कुल ठीक है, जो ये वाला बेल्ट है यहाँ से तो कौन सी मिट्टी आई है आपकी, लाल, और इधर से मिट्टी कौन सी आ रही है, काली। तो इस बेल्ट में कौन से मिट्टी का निर्माण हो गया, आपकी लाल काली मिट्टी का निर्माण हो गया है। ठीक है, यही चीज आपका ये लाइन कह रहा है कि मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिणी अलाव की लाल मिट्टी के मिश्रण से निर्माण हुआ है। उसके बाद आप देखिए इसकी विशेषता क्या है, इस मिट्टी में चीका की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद कि इसमें कपास, मक्का और इम्पॉर्टेंट है अफीम, यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है। ठीक है। उसके बाद इसके ज़िले कौन से हो जाएंगे, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसे चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती। तो आप आराम से पकड़ लेंगे कि जहाँ पर अफीम की खेती की जा रही तो वो मृदा कौन सी है हमारी, लाल काली मृदा। ठीक है। ओके, अब हम हमारी 6 नंबर या 6 नंबर की मृदा पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है आपकी, लाल लोमी मृदा। सबसे पहले इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, लेटेराइट सॉइल कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जो हमारी कायांतरित चट्टानें होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, जो हमारी कायांतरित चट्टानें होती है उससे जो हमारी लाल लोमी मृदा का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे लौ ऑक्साइड तत्वों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे अभी हमने पहले लाल जो पीली मिट्टी थी उसकी विशेषता में भी यही पढ़ा कि वहाँ पे लाल रंग उसका लोह अयस्क के कारण है, और जब वो पानी को अवशोषित कर लेता है तो वो लाल और साथ में पीला हो जाता है, तो लाल पीली मिट्टी। वैसे ही लाल लोमी जो मृदा है उसका उपनाम तो क्या है आपका, लैटेराइट सॉइल। फिर ये किससे बना होता है, आपकी कायांतर चट्टानों से बना होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो लोहे ऑक्साइड है हमारे, आयरन ऑक्साइड, इसकी अधिकता से इसका रंग कैसा है आपका, लाल है। आगे देखिए इसके जो कण होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं, यह बारीक कणों वाली स्थानीय मृदा है जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखती है। ठीक है। अगर इसके कण कैसे हैं, बिल्कुल बारीक कण है, ऐसे छोटे छोटे, अगर बारीक कण है तो अगर इस पे आप पानी डालेंगे तो ये नीचे नहीं जाने देगी, तो ये क्या बनाए रखते हैं, इसकी आर्द्रता को बनाए रखते हैं। देखो आर्द्रता को बनाए रखते हैं। ठीक है। अतः कम वर्षा में भी इस मिट्टी में अच्छी फसलें हो सकती है। आपको इसका कारण समझ आ गया होगा कि बारीक कण होंगे,
पानी अवशोषित करके रखेंगे तो आप उसमें कृषि कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम वर्षा होने के बाद भी आप अच्छी फसलों को उगा सकते हैं। अब अगर ऐसा ही है तो कौन कौन सी फसलें उगती है, तो देखिए मक्का है, गन्ना है, चावल है, ये सब फसलें उगती है। और अधिकतर ये फसलें आपके कहाँ उगेगी, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस जगह कौन सी आपकी ये क्या उगेंगे, सबसे पहले तो उगेंगे हमें चावल, गन्ना, ठीक है, उसके अलावा आपका हो जाएगा मक्का, ठीक है, यहाँ पर ये सब तरीके की फसलें उगती है। आगे देखिए, फिर हम पढ़ेंगे 7वें नंबर पर कौन सी, ये हमारी काली मृदा या मध्य काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे पहले इसका उपनाम इम्पॉर्टेंट है, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कपासी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। इस मिट्टी जो है वो कपास के लिए ही सुटेबल है, इसलिए इसको कौन सी मिट्टी कहते हैं आप, कपासी मिट्टी कहते हैं। फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी होती है, तो इसलिए आप इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस नाम से जाना जाता है, चरणोजम कहा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको हम चरणोजम सॉइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से बेसाल्ट निकलने के लावा के जमाव से होता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार बेसाल्ट से निकलने वाले लावा के जमाव से होता है। अब देखिए कैसे हो रहा है, जैसे ही हमारा ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उद्गार होके इस ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकला, हमारा बेसाल्ट जो निकला, इस बेसाल्ट का जमाव होता गया, ठीक है। और जब इस बेसाल्ट का जमाव हो गया तो ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो मिट्टी कौन सी है, हमारी काली मृदा, ठीक है। तो काली मिट्टी का जो हमारा निर्माण है वो किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। जो बेसाल्ट निकला है वो जमता गया परत दर परत, और उसके ऊपर किसका निर्माण हो गया, हमारी काली मिट्टी का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके आगे इसकी विशेषता देखिए, इसमें क्ले की मात्रा जो होगी वो अधिक पाई जाएगी। इस मिट्टी की जल धारण करने की जो क्षमता होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कितना जल को धारण करके रख सकता है, उसकी सर्वाधिक पाई जाती है। सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो पानी जो अवशोषित पानी को अवशोषित करने की, पानी को धारण करने की जो क्षमता होगी वो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं, ठीक है। ये हमको पता है, जिस भी मिट्टी के कण बिल्कुल बारीक होते हैं, देखा आप फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, जिस मिट्टी के कण बिल्कुल बारीक होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, तो पानी को नीचे रिसने नहीं देते, तो आराम से अपने बॉन्ड्स के साथ पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जिस मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं तो उसके बीच में से पानी निकलना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है जल धारण करने की अधिक क्षमता होने से ये बहुत ही जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। और इसी गुण के आधार पर इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। अब देखिए, पहले तो पानी जमने से एकदम ये चिपचिपी हो गई, फिर अचानक से पानी इसमें सूख गया तो ये कैसी हो गई, दरार। अब इस मिट्टी में क्या पड़ गई, आपकी दरारें, और इस दरार पड़ने से ही मिट्टी ऐसे लगती है जैसे हल चलाया हो इस पे, यानी इसको जोता गया हो। तो इस मिट्टी को इसलिए क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ प्लव्ड सॉइल, ठीक है। उसके बाद यह मिट्टी कृषि प्रबंधन पद्धति के अनुरूप व्यवहार करती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है, ये कृषि प्रबंधन की पद्धतियों के अनुसार ही व्यवहार करती है। उसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, लोह व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किस किस की अधिकता पाई जा रही है, कैल्शियम की, कार्बोनेट की, लोहे की और एल्यूमिनियम की, इन सब की क्या पाई जा रही है, इसमें अधिकता पाई जा रही है। फिर इसमें क्या क्या उत्पादित किया जा रहा है, देखिए चावल है, सोयाबीन है, गन्ना है, धनिया है, कपास है, चना है, ये सब इसमें उत्पादित किया जा रहा है,
इसके मुख्यतः जिले हमको पता है, हमारा राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो हमारा हाड़ौती का पठार है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन सब जगह कौन सी मिट्टी क्या दिखता है आपकी, वहाँ पे ऑलमोस्ट मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। ठीक है, अब हम 8वें नंबर की मिट्टी देखते हैं, दैट इज कछारी या जलोढ़ मिट्टी, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, अलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे पहले तो इस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नदियाँ आती है, तो नदियाँ अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आती है और इसका जमाव कर देती है, तो इसीलिए वहाँ पे उस मिट्टी को क्या बोल रहे हैं हम, डेल्टाई मिट्टी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक जैसे ही बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है तो वो फैन जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका सेडिमेंट्स है, उस सेडिमेंट्स के जमाव के कारण इस मिट्टी को क्या बोल रहे हो आप, डेल्टाई मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया कैसे बन रही है, नदियों द्वारा लाए गए कांप के जमाव से इस मृदा का विकास होता है, जो वाहित मृदा के रूप में होती है। वाहित मतलब बहती रहती है, जमती रहती है, बहती रहती है, जमती रहती है। तो इस तरीके की मृदा कौन सी होती है हमारी, अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, या उसको क्या कहते हैं हम, कछारी मृदा। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता, हल्के भूरे लाल रंग की होती है ये, इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में की कमी होती है, क्योंकि बहते बहते ले जाती है मिट्टी, तो ऊपर की सॉइल रुकती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोटास और नाइट्रोजन की बड़ी अधिकता होती है, और इसी वजह से ये जो मिट्टी है, आपसे पूछा जा सकता है इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा उपजाऊपन क्यों है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पोटाश और नाइट्रोजन की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसकी, पोटाश और नाइट्रोजन की अधिकता से ये कैसी मिट्टी हो गई, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। अब देखो जहाँ पर नदियों की जो जलोढ़ मिट्टी होगी, वहाँ पर गहन, गहन मतलब है बहुत कम जगह में ही बहुत सारी हमारी जो होगी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी, और साथ में जीवन निर्वाह मतलब ये लोग जो खेती कर रहे हैं ना, उसको उसका पैसा बेचकर वो अपना घर चला रहे हैं, तो इसलिए इस जो मृदा है इसका क्या कहा जाता है कि यहाँ पे कैसी कृषि हो रही है, दैट इज गहन जीवन निर्वाह कृषि की जा रही है। आगे देखिए, इसमें गेहूं है, सरसों है, कपास है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोबैको, तंबाकू जो है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके जिले पूरा आप आराम से ये जो सारे जिले हैं, आप ये वाले एरिया के जिले देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी मृदा मिल रही है आपकी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, मध्य पूर्वी मैदान और उत्तरी पूर्वी भागों में जयपुर है, अलवर है, खेतल तिजारा है, कोटपुतली बैरोड, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सब जगह कौन सी मृदा आ रही है हमारी, जलोढ़ मृदा, ये पूरे भाग में। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, कि जो भूरी कच्छारी मृदा है, ठीक है, कौन सी मृदा, ब्राउन अलुवियल सॉइल, ये कहाँ मिलती है, भूरी कच्छारी मृदा, ये आपको अलवर, भरतपुर और गंगानगर में देखने को मिलेगी। किस, गंगानगर के घग्गर प्रदेश, जो घग्गर नदी का बेसिन पार्ट है, उसमें ये आपको भूरी कच्छारी मृदा देखने को मिलेगी। अगर आपको अब कंफ्यूज होगा ज़्यादा ही भूरी भूरी मृदा आ गई, तो एक बार इसको एक बार क्लासिफिकेशन के साथ देख लेते हैं हम, कि हमने कितनी भूरी मृदाओं के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, ये अरावली है हमारा, अरावली के जो पश्चिमी था, यहाँ पर तो कौन सी मिल रही थी हमारी, भूरी रेतीली मृदा। जो इसका पूरा पूर्वी भाग था हमारा राजस्थान का, यहाँ पे भूरी मृदा, यहाँ पर तो लूनी नदी थी, यहाँ पर बनास नदी थी, और जो घग्गर का रीजन है, यहाँ कौन सी मिल रही है आपकी, भूरी कच्छारी मृदा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, जितनी भी भूरी भूरी मृदा आपने अलग अलग जगह पढ़ी, उसको आप एक जगह देख लीजिए, भूरी रेतीली,
भूरी मृदा और भूरी कच्छारी मृदा। ठीक है, उसके बाद है हमारी लवणीय मृदा यानी सलाइन सॉइल। इसका नाम सबसे पहले क्या है, रेह या कल्लर इसको कहा जाता है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है। यानी आप देखिए कि हमारा जो राजस्थान है उसके नीचे एक चूने की परत पाई जाती है। ठीक है, ये जो चूने की परत है इसके ऊपर मृदा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा पानी हो जाता है या अधिक आपने सिंचाई कर दी तो यहाँ पे केशिका की क्रिया हो जाती है, यानी कैपिलरी एक्शन, केशिकाएं क्रियाएं हो जाती है। और केशिका क्रिया होने से जो ये लवण है वो मृदा के ऊपर जमने लग जाता है। आपका ये मृदा के ऊपर ही लवण जमने लग गया, तो इस वजह से यहाँ पर लवणीयता बढ़ जाती है, लवणीय मृदा का विकास हो जाता है। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा का निर्माण होता है। हमने देख लिया कैसे होता है, हमारे यहाँ पे चूने की परत है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो यहाँ पर जो केशिकाएं क्रिया होगी उससे जो ये है हमारी ऊपरी सतह पर सारे लवण जमना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने से ये कम उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें सिर्फ झाड़ीनुमा पौधे या चारागाह के लिए इस भूमि को मतलब उपयोग में किया जा सकता है। अब इसमें इसका उत्पादन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अनार और गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, अब सबसे जो ये हमारी लवणीय मृदा है वो मिल कहाँ रही है, दो जगह मिल रही है राजस्थान में, और मिल नहीं रही है वास्तव में, ये क्या हुई है, विकसित हो गई है समय के साथ। जो लवणीय मृदा है उसका विकास हो गया है। कैसे हुआ, देखो ऊपर से आईजीएनपी आई तो यहाँ पर अधिक सिंचाई हुई, अधिक सिंचाई होने वाले दो जिलों को प्रभावित किया, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई अधिक हुई, केशिका की क्रिया हुई, तो जो चूने की परत थी उसे लवण ऊपर आए, ऊपर आकर ये पूरे हमारे भूपृष्ठ पर जम गए। ठीक है, तो दो, एक तो कौन सा हमारा हनुमानगढ़ के अंदर, कौन सा बड़ोपाल, ठीक है, और दूसरा है हमारा गंगानगर के अंदर। नीचे से हमारी नर्मदा आई तो यहाँ पर बाड़मेर और जालोर को सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया, तो यहाँ पर आपकी दो जगह लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसका विकास आपने देख लिया है। देखिए आईजीएनपी के कारण गंगानगर है, जालोर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, हनुमानगढ़ के बड़ोपाल में इसका विकास हुआ है। ठीक है, आगे जो हमारी आखिरी मृदा बची है इस पे वो देख लेते हैं, कौन सी है, हमारी पर्वतीय मृदा। ठीक है, मॉन्टेनियस सॉइल। सबसे पहले इसका उपनाम क्या है, लियोसॉलस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लियोसॉल्स। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल भूरी कंकरेली मिट्टी होती है जो अरावली पर्वतमाला के भागों में पाई जाती है। यानी जो हमने पढ़ा था अरावली है, और ये अधिकतर आपको ध्यान रखना है कौन से भाग में पाई जाती है, अरावली के दक्षिण भाग में। ठीक है, कौन सी मृदा पाई जाती है अरावली के दक्षिण भाग में, हमारे पर्वतीय मृदा। ठीक है, आगे देखिए, देखो ये कम गहरी होने से के कारण कृषि हेतु अनुपयोगी होती है। अब देखिए कम गहरी क्यों हो रही है, ये हमारा अरावली है, अरावली से यहाँ पर धीरे 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 अपर्दन होता गया, अपर्दन से अरावली के जो फुट हिल्स रीजन है इसके अंदर क्या, यहाँ पर मिट्टी का जमाव होता गया। तो जैसे ही यहाँ मिट्टी का जमाव होता गया तो यहाँ पर कम कम अपर्दन हुआ तो सिर्फ एक लेयर ऑफ मिट्टी बन गई, ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाई, तो इसलिए कम गहराई होने के कारण ये कृषि के लिए अनुपयोगी हो गई है। और ऐसी मिट्टी कहाँ मिल रही है, देखिए सिरोही है, उदयपुर है, अजमेर है, पाली, राजसमंद और अलवर में। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो हमारी भौगोलिक आधार पर जो 10 मिट्टियाँ थी हमने वो पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ा, उसका उपनाम पढ़ा, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसमें क्या उत्पादित होता है, और उसकी विशेषता क्या है, और वो किन जिलों में मिल रही है। तो और इसमें से भी अगर आपको देखा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, वो है हमारी लाल पीली मृदा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है,
ओके। ओके, तो भौगोलिक आधार पर तो हमने मिट्टी का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम जो दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है हमारी मृदा का, वो किसने किया है? यूएसडीए ने किया है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। और इन्होंने जो हमारी राजस्थान की जो मृदा है उसका वर्गीकरण किस आधार पे किया है? जो यहाँ पर हमारी जो कण पाए जाते हैं, उन कणों का क्या आकार है, उसका क्या माप है, वो कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इसके आधार पर किया गया है। ठीक है। तो जो यूएसडीए है, जो जिसने मतलब जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करता है, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण करता है, उन्होंने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ बताई है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हम इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। पहले हमने कैसे पढ़ा था कि सबसे पहले हमने मैप देखा, उसमें एक बार मोटा मोटा जो सारा क्लासिफिकेशन था 10 मिट्टियों का वो देखा। उसी तरीके से अब हम पहले 5 मिट्टियों को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, आप वो देखिए, फिर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। ओके। ओके, देखिए सबसे पहले जो हमारा बिल्कुल जो पश्चिमी भाग है, जो हमारा बिल्कुल पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? हमारी एरिडो सॉल। ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा जो भाग बचा दूसरे नंबर पे, उसमें कौन सी मिलती है? हमारी एंटी सॉल्स मिलती है। एरिडो सॉल्स, एंटी सॉल। अब देखो, आप नाम से ही पकड़ो, एरिडो, एरिडो मतलब एरिड, एरिड मतलब ये मिट्टी कौन से एरिया में मिलेगी? बिल्कुल शुष्क भाग में, बिल्कुल एरिड। ठीक है। क्या हो रहा है? ठीक है। फिर एंटीसॉल, एंटीसॉल देखो, ये जो मिट्टियां है ना, वो हमारे जलवायु के आधार पर भी आपको पता होनी चाहिए कि सूक्ष्म में, अर्ध सूक्ष्म में, आर्द्र में, उपार्द्र में, अति आर्द्र में मिट्टी कैसे कैसे मिल रही है। तो आप देखते जाइए, एरिडोसोल नाम से पकड़िए, एरिड, एरिड मतलब सूक्ष्म भाग में मिलती है। फिर एंटीसॉल्स, एंटीसॉल आपकी कहाँ मिलेगी? अर्ध शुष्क पार्ट में, भाग में मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर है आपकी अल्फीसॉल। ठीक है। चौथे नंबर पर है आपकी इन सेप्टिसॉल, याद करने के इजी है, इन सेप्टिसॉल, इन सेप्टिसॉल्स। ठीक है। और जो हमारा हाड़ोती है उसमें कौन सी मिल रही है? आपकी वर्टिसॉल्स। और ये चीज़ याद रखिए, जो वर्टिसॉल है ये ही क्या है? हमारी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं हम? वर्टिसॉल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सूक्ष्म पार्ट में मिल रही है, ये अर्ध सूक्ष्म पार्ट में मिल रही है। अब आगे चलते जाओ तो ये अर्ध सूक्ष्म से आर्द्र पार्ट में मिलेगी, भाग क्षेत्र में मिलेगी। फिर ये अति आर्द्र में मिलेगी। ठीक है। और ये जो है वो अर्ध सूक्ष्म से, या हम इसको कहें उपाद्र से आर्द्र भाग में मिलेगी वो वाली। ठीक है। तो आपके लिए आसान हो गया है। सबसे पहले सूक्ष्म पार्ट, अर्ध सूक्ष्म पार्ट, अर्ध सूक्ष्म भाग से मतलब उपाद्र तक, फिर वो अधिक अधि उपाद्र तक मिल जाएगी, सॉरी, मिल जाएगी आपके। और वो बिल्कुल उपाद्र से आर्द्र भूमि, मतलब आर्द्र भूमि जहाँ पाई जाती है, जहाँ पर ऐसा जलवायु होता है, वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो अब हम इसका एक बार पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन सी सॉइल है हमारी? एरिडो सॉइल।
यानी अब देखो एरिडोसॉइल हमने पश्चिमी भाग में पढ़ा, वहाँ पे सैंडी सॉइल मिल रही थी, तो एरिडोसॉइल को ही सैंडी सॉइल, मतलब एरिडोसॉइल कौन से भाग में मिल रही है, हमारे सैंडी सॉइल वाले भाग में मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मुख्यतः शुष्क जलवायु दिशाओं में मिलती है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसका मृदा का उपवर्ग ऑर्थिड्स है, ठीक है, ऑर्थिड्स, जिसके अंतर्गत निम्न समूह पाई जाती है। राजस्थान में जो ये हमारा एरिडोसोल है उसका एक उपवर्ग है, उस उपवर्ग का क्या नाम है, ऑर्थिड है। इस ऑर्थिड में जो राजस्थान में मिट्टियां पाई जा रही है वो 4 समूह की पाई जा रही है। कौन कौन सी, कैल्सी ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड, पैली ऑर्थिड और सेलोर ऑर्थिड। केल्सी ऑर्थिड, कैम्बो ऑर्थिड, पैली ऑर्थिड और सेलोर ऑर्थिड, ये 4 ऑर्थिड के समूह राजस्थान में मिल रहे हैं, किस मिट्टी के, आपके एरिडोसॉल के, ठीक है। और ये शुष्क भाट में पाई जा रही है। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में इस मिट्टी का विस्तार है। अब दूसरी मिट्टी देखिए कौन सी है, एंटीसॉल है। अब जैसे वो कौन सी सॉइल थी मेजरली, उसमें कौन सी सॉइल के करेक्टर्स थे, सैंडी सॉइल के, ठीक है। वैसे ही एंटी सॉइल में कौन सी सॉइल के करेक्टर्स है, किसकी विशेषताएं कोई ज़्यादा ग्रहण करके रखती है, वो है येलो ब्राउन सॉइल, ठीक है, पीली भूरी मृदा, ठीक है। अब अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु दशा में ये पाई जाती है, ठीक है। यह पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है, अतः ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में मिल रही है। अब 2 चीज हमको जो याद हो गई, कौन सी, सर्वाधिक क्षेत्र में, जो हमको टेबल अब याद हो ही जानी चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारा भौगोलिक वर्गीकरण था उसमें तो 2/3 भाग में मिट्टी कौन सी थी बताइए, वो थी हमारी रेतीली। दूसरा, भौगोलिक के बाद हमने यूएसडीए का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पढ़ा, इसके अनुसार सबसे अधिक भाग में कौन सी मिट्टी मिल रही है, वो है हमारी एंटीसॉल्स, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लीजिए। भौगोलिक आधार पर तो 2/3 भाग में कौन सी है, रेतीली मृदा, और यूएसडी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी है, हमारी एंटीसॉल्स, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, रंग हल्के भूरे से हल्के पीले रंग का होता है, इसलिए हम मृदा को क्या बोल रहे हैं, हम पीली भूरी मृदा कह रहे हैं। उसके बाद इस मृदा का जो उपवर्ग है वो 2 उपवर्ग है, मुख्यतः कौन से हैं, सामेंस और फ्लूवेंस, ठीक है। सामेंस और फ्लूवेंस इस मृदा के 2 उपवर्ग है। आगे देखिए, अल्फीसॉल जो हमारे 30 नंबर की है, हमने क्या बोला था एकदम, जो जलोढ़ मृदा जहाँ पाई जा रही थी वहां पर ये कौन सी मृदा पाई जा रही है, हमारी अल्फीसॉल्स मृदा पाई जा रही है। ये उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु में पाई जा रही है, देखिए उपाद्र मतलब सब ह्यूमिड, ये उप आर्द्र से, ये उप आर्द्र से कहाँ तक, आर्द्र जलवायु तक के बीच में पाई जा रही है, ठीक है। अतः उपजाऊ, इसकी जो उपजाऊता होती है, इसकी जो उपज होती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसकी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन जो है वो सबसे ज़्यादा इस सॉइल का ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है ये आपकी, ठीक है। अब इसके जिले देखिए, जयपुर, दौसा, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, टोंक है और राजसमंद है। तो इस वाले एरिया के ऑलमोस्ट सभी जिले आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी सवाई माधोपुर ABCD से याद कर लीजिए, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर डीग आ जाएगा, इधर से आपका नीचे से राजसमंद है, फिर सवाई माधोपुर है, ऊपर अलवर की जस्ट ऊपर 2 जिले हैं, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा। तो ये सब जिलों के अंदर कौन सी मृदा पाई जा रही है आप लोगों की, अल्फी सॉल्स।
चौथे नंबर की मृदा कौन सी है हमारी? एंटीसॉल्स, यानी एंटीसॉल मृदा। इसमें क्या है, ये आर्द्र शुष्क से अति अधि आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, यानी सब एरिड से आपकी ह्यूमिड में पाई जा रही है। ठीक है, अर्ध शुष्क से आपके अति आर्द्र जलवायु में पाई जा रही है। ये उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर में कहीं कहीं पाई जाती है। इन दो एरिया में, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में तो ये क्या है, कहीं कहीं पर पाई जा रही है। ठीक है, तो इनसेप्टिसॉल आर्द्र शुष्क से अधिक अधि आर्द्र जलवायु में। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो अर्ध शुष्क से आर्द्र ठीक है जलवायु में पाई जाती है। अति आर्द्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद कौन सी है आपकी वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स का मतलब क्या है, आपकी ब्लैक सॉइल। ये अति से अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, आर्द्र से। ठीक है, आर्द्र से यानी ह्यूमिड से वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है। काली और चर्नोजम मिट्टी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके जिले वही हाड़ौती के पठार वाले, यानी दक्षिणी पूर्वी राज्य में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में मिलती है। तो इस तरीके से हमने पांचों मिट्टियां देख ली है। अब फिर से इन मिट्टियों का एक बार वर्गीकरण देख लीजिए। ठीक है, ये देख लिया होगा। अगर आपको याद नहीं होता है ये तो फिर भी देख लीजिए। आर्द्र जलवायु में एरिडोसॉल, फिर एंटीसॉल, ऊपर अल्फीसॉल पाएंगे, नीचे इंसेप्टिसॉल हो जाएगी। याद रखिए इंसेप्टिसॉल। ठीक है, वर्टिसॉल्स यानी काली मृदा। इस तरीके से आपने पांचों जो वर्गीकरण है यूएसडी के वो पढ़ लिए है। ठीक है, तो अब हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, हम वो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम कृषि विभाग के अनुसार जो राजस्थान में 14 वर्गीकरण किए हैं उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, इस वर्गीकरण को पढ़ते समय सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से जिले के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कि इस कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। इसको याद रखने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांटकर विभाजित किया है, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके। तो पहले मतलब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मैप बता देती हूँ, जिस तरीके से आप उसे याद रख पाए एकदम सीक्वेंस से, ताकि आप भूले नहीं। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, टोटल कितनी थी ये, 14 थी ना। 14 प्रकारों से वर्गीकृत किया है कृषि विभाग ने। तो इसमें जो 7 तो हम पश्चिम से पढ़ेंगे। ये ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, बस हम इसको याद करने के नज़रिए से इसको इस तरीके से विभाजित करके पढ़ रहे हैं, ताकि हम इसे आसानी से याद कर सकें। दूसरी जो 7 होगी वो हम पूर्वी दिशा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले पश्चिमी दिशा से पढ़िए। सबसे पहले श्री गंगानगर के अंदर 2 है, साइरोजर्स और रेवेरिना। साइरोजर्स और रेवेरिना, साइरोजर्स रेवेरिना श्री गंगानगर में। कौन कौन सी, साइरोजर्स रेवेरिना। फिर बीकानेर के अंदर है जिप्सी फेरस, बीकानेर में जिप्सी फेरस। फिर जैसलमेर बीकानेर में मिलके कौन सी है हमारी, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। जैसलमेर बीकानेर में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कौन सी है हमारी, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा।
कहाँ, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सब में कौन सी मृदा है, वो है हमारी मरुस्थलीय मृदा। तो आपको इसका एक सीक्वेंस याद हुआ होगा, श्रीगंगानगर में साइरोजर्स रेवेनिरा, बीकानेर में जिप्सीफेरस, फिर बीकानेर और जैसलमेर में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सब में मिलाकर मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सब में मिलाकर मरुस्थलीय एवं बालुका स्तूप मृदा। याद रखिए, ठीक है। 6 मृदा आपको याद हो गई होगी। फिर 7वीं है पाली, जालोर, सिरोही और नागौर में मिला के कौन सी है हमारी, ग्रे ब्राउन सॉइल। कौन सी मृदा, ग्रे ब्राउन मृदा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, श्रीगंगानगर में साइरोजर्स रेवेरिना, बीकानेर में जिप्सीफेरस, उसके बाद बीकानेर जैसलमेर में आपकी कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। अब उसके बाद 2 मरुस्थलीय मृदा है, पहली तो मरुस्थलीय मृदा, फिर उसके नीचे मरुस्थलीय एवं बालुका स्तूप मृदा, ठीक है। फिर पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, यहाँ पर कौन सी है आपकी, कैल्सी ब्राउन मृदा, ठीक है। आपको 7 याद हो गई होगी पश्चिम से। अब 7 हम कहाँ से याद करेंगे, हम पूर्वी भाग की अब 7 याद कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप इसको नीचे से याद करना शुरू कीजिए। सबसे पहले बीकानेर, जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, यहाँ पर कौन सी है, लाल लोमी मृदा। कौन सी है, ये 8वें नंबर की मृदा है आपकी। 7 उधर से हो गई थी, अब 7 हम इधर से पढ़ेंगे, तो 8वें नंबर की, और इसको हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 8वें नंबर की जो मृदा है वो कौन सी है हमारी, लाल लोमी मृदा। फिर उदयपुर और कोटा को मिलाकर एक मृदा है, वो है हमारी पर्वतीय मृदा। 9 नंबर पर सबसे पहले डूंगरपुर और जो हमारा बांसवाड़ा है वहाँ पर लाल लोमी मृदा, फिर उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदा, ठीक है। फिर हाड़ौती में पूरी काली गहरी से मध्य मृदा, मतलब मध्यम काली गहरी मृदा, ठीक है। हाड़ौती में ये 10 नंबर की मृदा हो गई आपकी। फिर 11 नंबर पर आप पढ़ेंगे राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, कौन सी मृदा, पीली भूरी मृदा। कौन सी, पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन से 2 जिले, अजमेर और भीलवाड़ा में कौन से मिलेगी आपको, नवीन भूरी मृदा, ठीक है, नवीन भूरी मृदा। फिर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में नवीन जलोढ़ मृदा। फिर अजमेर, नागौर, फिर जयपुर, अलवर, झुंझुनू और सीकर, इसमें कौन सी मृदा देखने को मिल रही है आपको, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। तो इस तरीके से नीचे से याद करेंगे तो आपको 7 की 7 याद हो जाएगी। कैसे याद करेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने पढ़ा था कि दक्षिणतम भाग में, जो राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, वहाँ पर लाल लोमी मृदा मिलती है, ठीक है। फिर उदयपुर और कोटा में आराम से याद कर लीजिए, पर्वतीय मृदा मिलती है। फिर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ पर कौन सी मृदा मिल रही है, नीचे से याद करो, पीली भूरी मृदा, ठीक है। फिर भीलवाड़ा, अजमेर में नवीन भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा। फिर हमारे जो अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, यहाँ कौन सी मिल रही है आपकी, नवीन जलोढ़ मृदा। फिर अजमेर, नागौर, जयपुर, अलवर, उसके अलावा झुंझुनू, सीकर, यहाँ कौन सी मिल रही है आपकी, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। तो इस तरीके से आपको 7 ये और 7 पश्चिम दिशा से याद हो गई होगी। तो आपको 14 की 14 याद हो गई है, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था हमने, एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या किया था, हमने 2 भागों में मृदा को बांटा था। पहले भाग में हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उस वर्गीकरण में हमने तीनों वर्गीकरण पूरे पढ़ लिए हैं। कौन कौन से वर्गीकरण पढ़े थे, सबसे पहले तो हमने भौगोलिक आधार पर जो 10 प्रकार की मृदाएं पाई जा रही थी राजस्थान में, वो पढ़ ली थी। उसके बाद हमने यूएसडीए के वर्गीकरण पढ़े, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, जो 5 प्रकार की मृदा बताता है, हमने वो अच्छे से पढ़ ली। फिर हमने किसका वर्गीकरण पढ़ा, जो राजस्थान कृषि विभाग है, उसने जो राजस्थान में 14 प्रकार की जो मिट्टियाँ बताई है, उसका जो वर्गीकरण था हमने वो भी पढ़ लिया। और इसी के साथ जो हमारा पहला भाग था मृदा का, कौन सा, कि मृदा को किस
किस किसने कैसे कैसे वर्गीकृत किया है वो यहाँ हो जाता है समाप्त। और अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा दूसरा भाग पढ़ेंगे, और जो दूसरा भाग है वो क्या था, हमारा राजस्थान में मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्याएं, कि राजस्थान में जो मृदा है उससे जो संबंधित जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है सॉइल्स की, उसको हम दूसरे भाग में अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले कौन कौन सी समस्या होती है, हम इसको मोटे तौर पर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है हमारा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन है। ठीक है, फिर है भूमि का अम्लीय, क्षारीय और लवणीय होना। ठीक है, तीसरा है हमारी सेम की समस्या। चौथी क्या है हमारी, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। फिर पांचवी कौन सी है हमारी, खरपतवार की समस्या। और छठी कौन सी है हमारी, मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन। तो इस तरीके से जो 6 समस्याएं हैं हम सॉइल की वो पढ़ेंगे। उसमें से मैं आपको ध्यान दिला दूं पहले ही कि जो मरुस्थलीकरण वाला जो टॉपिक है वो आपके एकदम सेपरेट है टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग से ही पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण। तो अभी हम ये जो 4 समस्या हैं वो चारों की चारों समस्या देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब सॉइल इरोजन। ठीक है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन की समस्या को देखते हैं। सॉइल इरोजन की समस्या क्या होती है कि मान लो ये सॉइल है, यानी जो ये हमारी मिट्टी है, इसका जो ऊपरी परत, जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है, इसका जो भूपृष्ठ है, इस पे जो मिट्टी जमी है वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लो ये यहाँ है तो यहाँ से अब हमारी मिट्टी क्या होगी, हट गई। ठीक है, यहाँ से ये हट गई, तो ये हट गई तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मृदा का अपरदन हो गया। क्यों, जब जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी माध्यम के थ्रू चल जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। ठीक है, और इसी मृदा के अपरदन को हम और क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु यानी क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, तथा मिट्टी का क्षय रोग भी कहते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा है, क्या, रेंगती हुई मृत्यु और मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसे कृषि का पहला शत्रु भी कहते हैं, क्योंकि जहां पर मृदा अपरदन होगी वहां पर कृषि नहीं हो पाएगी, इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम, कृषि का पहला शत्रु भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मृदा अपरदन है इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो जल अपरदन होता है और एक वायु अपरदन होता है, यानी वाटर इरोजन होता है, और एयर से जो इरोजन होता है यानी विंड इरोजन कहते हैं हम इसको। ये कौन सा है हमारा, विंड इरोजन। ठीक है, और ये कौन सा है हमारा, वाटर इरोजन, यानी जल अपरदन और वायु अपरदन कहते हैं। अब देखो जल अपरदन के अंदर राजस्थान में जो सर्वाधिक नदी जल अपरदित करती है वो कौन सी है हमारी, चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ पर बहती है, हाड़ौती के पठार पर। तो सबसे ज़्यादा जो जल से अपरदन होता है वो हाड़ौती के पठार पर होता है और चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो हमारा वायु अपरदन है वो राजस्थान में सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पर कितने परसेंट पार्ट, मतलब 61% पार्ट पे हमारे यहाँ पर डेजर्ट है, मरुस्थल है, और मरुस्थल में मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। तो वहाँ पर पूरे राजस्थान में कौन सा अपरदन सबसे ज़्यादा होगा, हमारा वायु का अपरदन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा अपरदन देखेंगे हम, जल का अपरदन देखेंगे। ठीक है, जो सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है, हमने पढ़ा कोटा जिले में हो रहा है, हाड़ौती के पठार पर चंबल नदी के द्वारा, और सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है, कोटा जिले में हो रहा है सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा। इसके पश्चात कौन सी नदी करती है, हमारी घग्गर नदी करती है। ठीक है, अब जो जल अपरदन है पहले चंबल करेगी फिर घग्गर करेगी। ठीक है, हाड़ौती में करेगी। अब क्या देखेंगे हम कि ये जो जल अपरदन है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो अवनालिका अपरदन या इसको लंबन अपरदन भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा अपरदन है आप लोगों के, चादरी अपरदन यानी शीट इरोजन। अब इसको हम गली इरोजन भी कहते हैं। ठीक है,
और इसको आप क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। यानी कौन सा अपर्दन, चादरी अपर्दन। तो लंबवत और अवनालिका अपर्दन है, ये सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित है, हमने पढ़ा भी, कोटा जिला है। और इसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो कौन सी कहलाती है, बीहड़ या उत्खाद भूमि कहलाती है। को समझ आ रहा होगा कैसे ये है। तो इसमें कैसा अपर्दन कर रही है, लंबवत अपर्दन कर रही है, ऐसे ये मिट्टी को काट रही है। ठीक है, और ये कोटा में सर्वाधिक है। और ये जो कटी फिटी मिट्टी है जिसको काट रही है ऐसे, ये जो कट रहा है, मिट्टी जो बिल्कुल नीचे से कटती जा रही है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, ये क्या बना दिया है फिर इसने, उत्खाद या बीहड़ बना दिया है इस भूमि को क्या बोलते हैं, बीहड़। ठीक है, तो ये कौन सा है, चादरी अपर्दन। चादरी मतलब कहते हैं सिर्फ सीट से, इसके सरफेस से जो अपर्दन हो रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, मुख्यतः है सिरोही और राजसमंद तो प्रभावित है। उसके बाद उदयपुर भी है, डूंगरपुर भी है। तो ये जिलों में कौन सा है, चादरी अपर्दन। फिर देखिए, पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, जल के द्वारा अपर्दन, उसमें हमने दो पढ़ लिए भाग। एक तो अवनालिका अपर्दन पढ़ लिया, दूसरा हमने चादरी अपर्दन पढ़ लिया। अब हम जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, वायु अपर्दन। तो सबसे पहले राजस्थान में 19.91% जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा प्रभावित है, आपका वायु अपर्दन से प्रभावित है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जिला कौन सा प्रभावित है, आपका जैसलमेर। ठीक है, वायु अपर्दन से। ठीक है, अब एक बार यहाँ तक याद कर लिया हमने, एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से टेबल बना लेते हैं। 3 टेबल बनाई थी हमने, कौन कौन सी बनाई थी, एक तो हमने अवनालिका अपर्दन की बनाई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था वो कौन सा था, आपका कोटा। याद हो गया। दूसरा दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, चादरी अपर्दन। इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित जिला था वो कौन सा है, हमारे सिरोही और राजसमंद। ठीक है, और जो अब हम तीसरा पढ़े हैं वो कौन सा पढ़ा है हमने, वायु अपर्दन। और वायु का जो अपर्दन है वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में हो रहा है आप लोगों के, जैसलमेर में। ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि किस में से कितना, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, तो उसमें से आप आराम से छांट सकेंगे। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जो प्रभावित है वो कौन सा है, आपका धौलपुर है, जहाँ पे सबसे कम वायु अपर्दन होता है। याद रखना आसान है कि यहाँ पर तो जैसलमेर जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ धौलपुर जहाँ सबसे कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर सर्वाधिक, ये जो वायु अपर्दन है वो सर्वाधिक होता भी किस महीने में, हमारे जून के महीने में सर्वाधिक होता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी समस्या है वो कौन सी है आप लोगों की, दैट इज लवणता, यानी सैलिनिटी की जो समस्या है। ठीक है, सैलिनिटी की समस्या, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि की सतह पर केशिका क्रिया द्वारा लवणों का जमाव लवणता रह कलर कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, ये पढ़ा था कि चूने की परत है हमारे मिट्टी के नीचे राजस्थान में। ठीक है, अब जब बहुत अधिक सिंचाई हुई यहाँ, बिल्कुल बहुत सारी सिंचाई हो गई, तो सिंचाई होने से क्या हुआ कि यहाँ पर केशिकाएं क्रिया हुई, और ये जो चूने की परत की जो लवणता थी वो कहाँ जमा हो गई है आपकी, ये लवणता आपकी यहाँ ऊपर जमा हो गई है। ठीक है, यहाँ जमा हो गई है, ये क्या जमा हो गई है आपकी, लवणता जमा हो गई है। और किस क्रिया से हुई है, इसकी क्रिया कौन सी है,
केशिका से, यानी कैपिलरी एक्शन से। ठीक है, कैपिलरी एक्शन से लवणता जमा हो गई है। अब देखो इसका क्या उपाय क्या है कि हम इस लवणता को कैसे कम करें। तो हम लीचिंग की विधि से इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिप्सम का प्रयोग करेंगे फर्टिलाइजर के तौर पर। तो अगर हमारी भूमि लवणीय हो गई है तो हम उसमें लीचिंग का प्रोसेस अपनाएंगे, और दूसरा हम क्या अपनाएंगे, हमारे जिप्सम का प्रयोग करेंगे फर्टिलाइजर के तौर पर। तीसरी समस्या कौन सी थी हमारी, सेम की समस्या। सेम की समस्या से क्या तात्पर्य है कि मिट्टी में पानी की संतृप्तता होना, यानी सैचुरेशन ऑफ वाटर इन अ सॉइल। अब जो सॉइल है आपकी वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मतलब बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है अब सॉइल में पानी का। तो उस समस्या को क्या बोलते हैं हम, सेम की समस्या, और वाटर लॉगिंग इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ का बड़ोपाल है। और इस समस्या को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सफ़ेदा का जो पौधा होता है उसका रोपण करना चाहिए, यानी यूकलिप्टस के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लगाने चाहिए। गंगानगर में है और बीकानेर में है, और ये बूंद बूंद सिंचाई से भी हम जो सेम की समस्या है उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले सेम की समस्या क्या है, मिट्टी में पानी की संतृप्तता हो जाती है। अब और मिट्टी आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और ये सर्वाधिक जो प्रभावित है इस जिले से, वो कौन से जिले प्रभावित है हमारे, वो हमारा हनुमानगढ़ का बड़ोपाल प्रभावित है, गंगानगर प्रभावित है, और कुछ बीकानेर भी इससे प्रभावित है। उसके बाद इसका क्या उपाय क्या है कि हम कैसे रोकें, तो दो उपाय हैं। एक तो सफ़ेदा का रोपण करेंगे, जो यूकलिप्टस का पौधा आता है हम उसको लगाएंगे, और दूसरा हम बूंद बूंद सिंचाई करेंगे, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारी चौथा, क्षारीयता की समस्या यानी सैलिनिटी। ठीक है, यदि मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक हो तो उसे क्षारीयता की समस्या कहते हैं। अगर जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू 8 से ज़्यादा हो गई तो हम उसे किसकी प्रॉब्लम कहेंगे कि हाँ अभी मिट्टी क्या हो गई, मतलब एकदम क्षारीय हो गई, सॉरी सैलिनिटी, क्षारीयता यानी एसिडिटी, अल्कनिटी, अल्किनिटी की प्रॉब्लम, दैट इज क्षारीयता की समस्या हो गई है। यदि मिट्टी का पीएच मान जो है 8 से अधिक होगा तो क्षारीयता की समस्या हो जाएगी वहाँ पर। और उसका उपाय क्या है, उसमें हम जिप्सम मिलाएंगे और उसके साथ रॉक फॉस्फेट को एज ए फर्टिलाइजर यूज करेंगे। कौन कौन सा, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा जो हम यहाँ पर कौन सा बुवाई कर, उसे पुनः मिट्टी से मिला, गुआर ड्रैगन का जो फसल होती है, गुआर ड्रैगन की एक फसल होती है, उसको हम उगाएंगे मिट्टी में, जिससे क्या हो जाएगी, वहाँ की जो क्षारीय जो मिट्टी हो गई है वो उसकी क्षारीयता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये सारी समस्याएं देख ली है। अब हम जो स्टार्टिंग के अंदर, हम इस क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग में आए थे कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्या हमने वो टारगेट्स पूरे किए हैं, आइए हम देखते हैं एक बार कि हमने वो सब पढ़ लिया है जो भी इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ये देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। वर्गीकरण है, ठीक है, अपने यूएसडी का वर्गीकरण पढ़ लिया, पूरा हो गया, आपको 5 समझ आ गई। फिर आपने कृषि के 14 वर्गीकरण याद कर लिए, 7 पश्चिम से, 7 पूर्व से। ठीक है, फिर आपने भौगोलिक आधार पर जो हमारे 10 वर्गीकरण थे वो भी आपने अच्छे से याद कर लिए। उसके बाद हमने दूसरे भाग में मृदा की समस्या जो अभी अभी ख़त्म की है, जिसमें अपरदन पढ़ा, क्षारीयता पढ़ी है, उसके अंदर हमने सेम की समस्या पढ़ी है, लवणीयता पढ़ी है, ये सब भी हमने वहाँ पर ख़त्म कर लिया है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था आज का मृदा, वो हमने ख़त्म कर लिया है। आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें तो अपने हाथ में रफ कॉपी रखिए, मैप तुरंत बनाइए, और जैसे ही आपको याद हो जाता है तो तुरंत अपनी कॉपी में मैप को 2 बार ड्रॉ करेंगे, आपको अच्छे से ये टॉपिक याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आराम से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके।